जब हम लीनियर रिग्रेशन प्लॉट करते हैं, उसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो उस केस में हम ये चीज पाते हैं कि भाई हमें क्या करना होगा, उसका उसका बेस्ट लाइन फिट हमें चेक करना होता है। ठीक है, वो बेस्ट लाइन फिट हमारा मॉडल, ये सब हमने कर लिया था ना, ये सब हमारा हो यस गया था, सर। राइट। होम प्राइजेस वाला कर लिया था ना हमने। ठीक है, हम्म। ओके। हाँ, तो हमें पर्टिकुलरली क्या करना होता है कि हमें ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिदम होता है, हमें उस पर वर्क करना होता है। बैकएंड में जब वो लाइन को प्लॉट कर रहा होता है, बेस्ट लाइन फिट निकाल रहा होता है, जो हमने मॉडल बनाया था उस मॉडल को देख लेते हैं पहले। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने ये परफॉर्म किया था, राइट। एंड इसमें हमने ये जो लाइन हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारे मॉडल ने हमें रिटर्न किया था, और ये कंसीडर किया था कि ये हमारे लिए बेस्ट लाइन होगा। ठीक है, सो ये बैकएंड में एक्चुअली ऐसा क्या करता है कि ये इस लाइन को अचीव करता है, इस लाइन तक पहुंचता है। उस प्रोसेस को, उस एल्गोरिदम को हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम बोलते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, हमें क्या परफॉर्म करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि पर्टिकुलरली मैं जब कोई भी रैंडम लाइन में ड्रॉ करता हूं, तो उस रैंडम लाइन में मैं ये चेक करता हूं कि कितना प्रिडिक्टेड वैल्यू था और कितना एक्चुअल वैल्यू था। और अगर मैं एक्चुअल वैल्यू में से प्रिडिक्टेड वैल्यू को माइनस कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितना गलत वैल्यू बताया इसने, कितने डिस्टेंस दूर का वैल्यू, यानी कि एरर कितना हुआ मेरा। यस या नो? ठीक है, ऐसे ही मैं यस। इंडिविजुअल हर एक डेटा पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ कि ओवरऑल मेरा हर डेटा पॉइंट का उसने कितना गलत बताया। भाई ज्यादा डिस्टेंस होगा इसका मतलब ज्यादा एरर्स, कम डिस्टेंस होगा मींस कम एरर्स। तो हितेश, मुझे कौन सी लाइन चाहिए, जिसमें ज्यादा एरर हो वो लाइन चाहिए, या जिसमें कम एरर आ रहे हो वो लाइन चाहिए? कम वाले चाहिए होंगे, क्यों? क्योंकि कम एरर आने का मतलब है कि जो मेरा लाइन पास हो रहा है वो मैक्सिमम डेटा पॉइंट से पास हो पा रहा है। यानी कि वो मैक्सिमम डेटा पॉइंट से भी अगर पास नहीं हो पा रहा है, तो उसके कम से कम आसपास से पास हो पा रहा है। इसीलिए हमारा एरर जो है वो क्या है, मिनिमाइज है, वो कम एरर आ रहा है हमारा। तो ये जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, वो हमारे इसी फंक्शन और इसी अप्रोच पे काम करता है। वो लाइंस को प्लॉट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करता है, देन उसके बाद चेक करता है कि मेरा जब ये लाइन मैंने प्लॉट किया, तो जितना एक्चुअल वैल्यू था और जितना प्रिडिक्टेड वैल्यू था, क्या वो एरर ज्यादा आया या वो एरर कम आया। अगर वो एरर ज्यादा आता है तो फिर वो दूसरा लाइन ड्रॉ करता है, फिर चेक करता है एरर ज्यादा आया या कम आया। अब एक बात बताओ, अगर आपने पहला लाइन ड्रॉ किया और आपने दूसरा लाइन ड्रॉ किया, और आपने देखा पहले लाइन में एरर ज्यादा आ रहा था और दूसरे लाइन में और एरर ज्यादा आ गया, तो क्या आप उसी डायरेक्शन में बढ़ोगे या फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ोगे? दूसरे में बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एरर बढ़ता जा रहा है मेरा। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम भी मेरा कुछ ऐसे ही बैकएंड में अप्रोच रखता है। वो एक रैंडम लाइन प्लॉट करता है, चेक करता है एरर कितना हुआ, फिर दूसरा लाइन प्लॉट करता है, फिर चेक करता है एरर कितना हुआ। ओ, पहला से ज्यादा एरर आ गया, इसका मतलब मुझे पहले के पास जाना था, मुझे पहले से आगे नहीं जाना था। फिर वो तीसरा लाइन प्लॉट करेगा, फिर चेक करेगा, चौथा लाइन प्लॉट करेगा, चेक करेगा, और ऐसे ही कंटिन्यूस चेक करते रहता है। फिर उसे एक डायरेक्शन मिल जाता है कि मुझे लेफ्ट तरफ लाइन को लेके जाना है या राइट तरफ लाइन को लेके जाना है। उससे एक उसे आइडिया मिल जाता है कि मेरे को डायरेक्शन क्या मेंटेन रखना है। अब क्योंकि उसे डायरेक्शन का पता लग गया, तो अब ये स्टेप होता है कि मैं लाइन को कितने तेजी से मूव करूं। क्या मैं बहुत रैंडम दूर दूर लाइन प्लॉट करूं, या मैं हल्का हल्का लाइन प्लॉट करते हुए चलूं। उससे फिर उसे ये आइडिया लग जाता है कि पर्टिकुलरली एरर मेरा हर एक लाइन पे कितना मेरा एरर फॉर्म हो रहा है, और मेरे को उस लाइन पे पहुंचना होता है जहां पर मेरा एरर सबसे कम होता है। और उसी लाइन को मशीन लर्निंग के लाइन में बोल दिया जाता है कि बेस्ट लाइन, यानी कि बेस्ट लाइन फिट है ये मेरा। इससे बेस्ट लाइन मेरा मॉडल रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ये बेस्ट लाइन क्यों है, क्योंकि यहां पर एरर इस पूरे प्रोसेस में सबसे कम पाया गया, इसलिए मेरा बेस्ट लाइन है। और हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का पर्पस ही क्या होता है, बेस्ट लाइन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो पहले मैं इसका एक इमेज तो शो ये करता हूँ। हाँ बोलिए राहुल जी। ग्रे जो ये आपने बोला ग्रेडियंट डिसेंट, तो ये तो बैकएंड का काम है, ये तो हमें परफॉर्म नहीं करनी होगी ना। नहीं, बिल्कुल ये सीखना है हमें, क्योंकि इंटरव्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं समझेंगे, इसका डिजाइन नहीं समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है बैकएंड में, तो फिर फ्रंट एंड वाला पार्ट आप रटने लग जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए बैकएंड में ये काम कैसे कर रहा था।
जस्ट कुछ जहां हाँ जहां बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ना मैं बैकएंड समझने की। देखिए मशीन लर्निंग में पहले भी बता चुका हूँ, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग मैथमेटिकल अप्रोच। आप मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, उसे समझेंगे, तभी आप मशीन लर्निंग को समझ पाएंगे अच्छे से। एक थ्योरेटिकल मशीन लर्निंग इंजीनियर में और एक प्रैक्टिकल में डिफरेंस यही होता है, उसे मैथमेटिकल अप्रोच पता होता है। कल को कंपनी में काम करोगे, जरूरी थोड़ा ना यही एल्गोरिदम काम करे, आपको अपना एल्गोरिदम भी डेवलप करना पड़ सकता है बने बना एल्गोरिदम का यूज करके। तो उसके पीछे का मैथमेटिकल अप्रोच नहीं पता होना चाहिए क्या? बिल्कुल ये नहीं सब पता पता होना है, चाहिए, पता रटना होना नहीं है चाहिए। सर, अच्छे से पढ़ना है। मैं पूछ रहा था ऐसे ही, मतलब कि हाँ मतलब नहीं वो नहीं, मैं मतलब कि समझ गया, बैकएंड। मैंने बस और थोड़ा डिटेल में बता दिया, राइट। ओके, सो ये देखिए, हम इमेज के लिए रेफरेंस गूगल ही यूज करेंगे, राइट। तो इस थोड़ा प्रोसेस को समझिए, ये होता क्या है हमारा प्रोसेस। ये है मेरा कॉस्ट। जो एरर होता है ना, उस एरर को मशीन लर्निंग टर्म में एक नाम दिया गया, क्या दिया गया? कॉस्ट। कॉस्ट मींस मेरे को कितना डेंट उठाना पड़ रहा है। मतलब अगर मैंने ये लाइन प्रेडिक्ट करने के लिए दी, तो एक्चुअल में मेरा एरर कितना आ रहा है, और एरर मतलब मेरा कॉस्ट कितना है। कॉस्ट मींस यानी कि प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? मेरा कॉस्ट रिटर्न करेगा। तो हितेश, मेरा पर्पस कॉस्ट बढ़ाना है या कॉस्ट गिराना है? गिराना है मेरा पर्पस। और कॉस्ट गिराने के लिए मुझे हर एक प्रोसीजर को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं जहां जहां पर मेरा प्रोसीजर ये कॉस्ट मेरा कम हो। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक रैंडम लाइन प्लॉट कर रहा है और ये एक वैल्यू लिया गया। क्योंकि आपको पता है दो चीजें हमें पता करनी होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में हमें दो चीजें पता करनी है। व्हाट? एक तो m और एक c। ठीक है, तो यानी मुझे ये पता है कि मैं इस m और c का ही कुछ रैंडम वैल्यू प्लान करूं, जिसके बेसिस पे मुझे y पता लगे, और वो y एक्चुअल के क्लोज आना चाहिए, सो दैट मेरा कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो, मेरा कॉस्ट सबसे कम हो। यानी कि मुझे दो चीजें या तो मैं कम कर सकता हूँ, या तो वेट यानी कि m, वेट किसको रिप्रेजेंट करे इधर? m को। यानी मैं m को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। जो c वैल्यू है यानी कि कांस्टेंट, उसे b भी बोल देते हैं, क्योंकि इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस b भी हो जाता है। उस b को मैं बढ़ा भी सकता हूँ या कम भी कर सकता हूँ। बस मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि ये जो मेरा कॉस्ट है, ये नीचे आ जाना चाहिए। और कितना नीचे आ जाना चाहिए? एकदम जीरो के क्लोज आ जाना चाहिए। एग्जैक्ट जीरो मिल रहा है तो वेल एंड गुड, जीरो के एक्चुअल क्लोज मिल रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद ये वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इसी प्रोसीजर पे यहां तक रुक जाना है। जहां पर कॉस्ट मेरा सबसे मिनिमम होगा, उस केस में मुझे W पता लग गया, W यानी कि M पता लग गया मुझे, यस या नो। और मुझे वही M तो एक्चुअली में कैलकुलेट करना था कि मेरा M क्या होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट लाइन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, M and C चाहिए। तो M आपको किससे मिल गया? वेट से। ऐसे ही ग्रेडियंट डिसेंट प्लॉट कर लेंगे, किसके लिए? C के साथ। भाई ये किसके साथ है? ये m के साथ है। m को ध्यान रखना वेट्स भी बोला जाता है। जब आप एआई में आगे जाएंगे ना, एआई इंजीनियर्स के लेवल पे, तो यही m किस टर्म से कन्वर्ट हो जाएंगे? वेट टर्म से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई m बोल रहा है या वेट बोल रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। चलिए, अब इनिशियल वेट का क्या मतलब है राहुल जी यहाँ पर? इनिशियल वेट का मतलब हो गया एम की वैल्यू, मतलब जो जीरो के पास हाँ होती है। नहीं, m की वैल्यू जीरो नहीं, m की कोई इनिशियल वैल्यू, कोई भी, जरूरी नहीं है जीरो, कोई भी इनिशियल वैल्यू। अब यहां पर देखना, इस ग्राफ को समझना, अगर m मेरा कोई भी वैल्यू था, उस वैल्यू पे मैंने चेक किया मेरा कॉस्ट कितना निकला। इसने बताया कॉस्ट तो आपका बहुत ज्यादा है। भाई कॉस्ट कहाँ आ रहा है? देखो, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉस्ट यहाँ कहीं आ रहा है, हितेश, यस या नो। यानी कि आपने एक इनिशियल m लिया और आपने कॉस्ट चेक किया तो कॉस्ट आपको ज्यादा मिला। आपका मेन पर्पस है कि मैं इस कॉस्ट को कम करूं, तो कॉस्ट कम करने के लिए आप अपने m के वैल्यू को चेंज करेंगे, यस या नो। yes, जैसे ही m के yes, वैल्यू को चेंज करेंगे, फिर आप देखेंगे ओके कॉस्ट मेरा कम हो रहा है। तो आपको ये पता लग गया कि कॉस्ट मुझे कम करने के लिए m की वैल्यू को क्या करना है? डिक्रीज करना है। फिर अगेन आपने चेक किया कि m की वैल्यू को और कम करो, क्या कॉस्ट मेरा कम हो रहा है? तो बिल्कुल कम हो रहा था, तो आपने m की वैल्यू को और डिक्रीज कर दिया। आइट्रेट हो रहा है, लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर आपने चेक किया कि m की वैल्यू को मैं अगर और कम करता हूं, तो क्या मेरा कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है? बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही करते 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 एक टाइम आएगा जब आप कॉस्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुके होगे, और m की वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी, जैसे नो। फिर आपको कैसे पता कि ये सबसे, मतलब सबसे आपका मिनिमम कॉस्ट यही था? आप तो और डिक्रीज करोगे, आप तो कहोगे कि भाई इससे अच्छा और मुझे मिले।
अब जब आप m की वैल्यू डिक्रीज करोगे, अब आप पाओगे कि यार कॉस्ट कम होने की वजह कॉस्ट बढ़ गया। कैसे? देखिए, बढ़े। जब यहां से ये ग्राफ क्रॉस करेगा तो वापस से कॉस्ट क्या हो जाएगा? उठना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, आप समझ जाओगे कि यार m वहीं कहीं था, क्योंकि अब m कम करने से मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस चक्कर में मेरे को m एक स्पेसिफिक वैल्यू पता लग जाएगी कि इस वैल्यू पे मेरा m ये है, तो इस वैल्यू पे मेरा कॉस्ट ये होगा। राहुल जी, कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो सर। नो। सेम एज इट इज हितेश, मान लो कि ये ग्रेडियंट डिसेंट अगर मैं कुछ m की वैल्यू यहां से स्टार्ट करता लाइक दिस, ठीक है, और ग्रेडियंट डिसेंट का कॉस्ट मेरा यहां पर होता, तो इस बार मुझे इसे नीचे आने के लिए मुझे m की वैल्यू को बढ़ाना होता, वेट बढ़ाना होता है, कम करना होता? बढ़ाना होता, क्योंकि जैसे ये वेट बढ़ेगा आगे तभी तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब मैं बढ़ाने का चेक कर रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे m मेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट मेरा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो ये बढ़ाने और कम करने से मुझे पता लग जाता है कि ये इस डायरेक्शन से इधर आ रहा है या इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है। ये कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगर वेट बढ़ने पे कॉस्ट गिर रहा है तो मतलब ये लेफ्ट टू राइट को चल रहा है। अगर वेट कम होने पे कॉस्ट गिर रहा है मतलब ये राइट टू लेफ्ट को चल रहा है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। सो इस अप्रोच से आप यहाँ पर फॉलो करेंगे कि भाई किस एम पे एंड किस सी पे आपका सी कितना है, सी यानी कि कॉस्ट कितना है। और इस कॉस्ट को एक और टर्म दिया जाता है जिसे डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा का मतलब होता है, जब 11th क्लास में आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव एक टर्म होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है डेल्टा, दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि पर्टिकुलरली इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, पेंट पेंट दिख रहा है मुझे, ये रहा। मैंने एक ये पॉइंट बना लिया, ये रहा। और मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना डिफरेंस है। पॉइंट दिख रहा है हितेश? ठीक है। दोनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सोचिए ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो, बहुत ही ज्यादा, लाइक दिस, इतना। अब देखिए, ये तो मैंने जूम करने पे देखा ना। अगर मैं जूम आउट रखता तो अब मैं कहता मुझे उसके बीच का डिस्टेंस पता लगाओ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता। सोचिए यही अगर बहुत ज्यादा और मिनिमम हो तो बहुत, कि हमारा पेंट बस इतना ही अलाउ कर रहा है हमें, यस या नो? सोचिए अगर ये और ज्यादा मिनिमम होता तो मेरे लिए और ज्यादा चैलेंज हो जाता उनके बीच का। अब देखिए उन दोनों के बीच का मुझे मुझे तो वो दो दिख ही नहीं रहे हैं, अब वो मुझे एक जैसा दिख रहा है, यस या नो? तो यानी कि अगर बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पे मैं दो के बीच का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो वहां पर मेरा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और एक वैल्यू में से जब मैं दूसरे वैल्यू को माइनस करता हूँ, यानी कि कितना मैंने प्रिडिक्ट किया और कितना मेरा एक्चुअल था, उनके बीच का जो लॉस होगा मेरा, इसे लॉस फंक्शन भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसे कॉस्ट भी बोला जाता है और इसे लॉस भी बोला जाता है और इसे एरर भी बोला जाता है। ये तीनों नाम एक ही बंदे के, किसके? कि प्रिडिक्शन कितना था और एक्चुअल कितना था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था। तो यहां पर आप डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट का यूज करके इस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ठीक है, कुछ एक दो और इमेज देखते हैं सो दैट आप समझ पाओ। भाई आप मुझे बताओ, थोड़ा सा दोनों अंदाजा लगाना कि 2D अगर मैं डायग्राम लूं तो 2D डायग्राम मेरा होता है सिंपल प्लॉट। सिंपल प्लॉट ये कहना चाह रहा है कि आप एक बार में एक ही चीज चेक कर सकते हैं, या तो एम के रिफरेंस में कॉस्ट चेक करिए यानी एरर चेक करिए, या फिर सी के रिफरेंस में, सी यानी कि इंटरसेप्ट के रिफरेंस में आप चेक करिए। राहुल जी, अगर मैं दोनों के रिफरेंस में चेक करना चाहूं तो कैसे हो सकता है, सोचिए। इसमें तो सर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना। पॉसिबल है, मैथमेटिकली सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है। और मैथमेटिकली जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये एक मेरा हाइपर प्लेन बन जाएगा। ये कुछ तो ये इस तो तरीके का बन मतलब जाएगा। ये थ्री डी 3D बन मतलब जाएगा एक मेरा, क्योंकि मैं हाँ दो 3D डायमेंशन में। को तीसरे डायमेंशन से कंपेयर कर रहा हूं। तो ये ट्रेम्पोलिन होता है ना, कुछ ऐसा इस तरीके से जा रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, यहां पर ये जो मेरा थीटा लिखा हुआ है, कहाँ गया वो इमेज भाई? बढ़िया इमेज था, ये रहा। ठीक है, एक तो मैं ये इमेज ले लेता हूं और एक ये इमेज मेरे लिए बेस्ट इमेज है।
हितेश एक बात बताओ, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये जो जे कंपोनेंट था, ये जे एक्सिस पे मेरा कॉस्ट रखा हुआ था, तो जैसे जैसे आपका W कम हो रहा है और जैसे जैसे B कम हो रहा है, एक एक लेवल ऐसा आएगा ना कि जहां पर तीनों एक सेंटर पे मिल रहे होंगे। भाई एक आप कपड़ा लो, उस कपड़े के बीच में कोई एक बॉल रख दो, तो वो बॉल उस पूरे कपड़े का ट्रेम्पोलिन का वो सबसे लोएस्ट मिनिमम पॉइंट होगा। यस या नो? इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक यहाँ पर एक कर्व यस। फॉर्म हो जाएगा, ये कर्व ये बताएगा कि यहाँ पर B की वैल्यू ये है, M की वैल्यू ये है और J यानी कि कॉस्ट आपका इतना है। और आपका मेन पर्पस क्या था? कॉस्ट को कम से कम रखना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? तो कुछ 3D नो में सर। इस तरीके का ग्राफ मेरा फॉर्म हो रहा होगा, वो दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके का फॉर्म हो रहा होगा। कोई डाउट? नो। राहुल जी कुछ पूछना है इसमें, 2D में बताइए। तो, हाँ 2D में तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं, 2D का तो मतलब ही होता है ना यार, 2 डायमेंशनल। ठीक है, लेकिन अगर मेरा डेटा बढ़ गया, अगर एक मैं लाइन प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ M और C के बेसिस पे, तो मेरे 2 डायमेंशन हो गया, तीसरा हो गया मेरा Y, ये कॉस्ट खुद। तो मेरा 3 डेटा हो गया, 3 डेटा को मैं 3D प्लॉट में प्लॉट करूंगा। सोचिए ऐसे अगर मेरा 4 डायमेंशनल होता तो भी पॉसिबल है मैथमेटिकली, 5 डायमेंशनल होता तो भी पॉसिबल है। आप लोगों ने नंपाई के क्लास में ये तो सीखा था ना कि नंपाई इज एन हम्म। एन डायमेंशनल एरे। एन डायमेंशनल एरे, यस या नो? और एनडी एरे का मतलब ही यस। क्या था? कि कोई भी डायमेंशन पॉसिबल है। क्यों भाई तेज, क्या वो ऊपर से तो नहीं जा रहा? पक्का? ठीक है। आपका तो बीएससी है ना, तो आपके लिए तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए। अब एक बात मुझे बताओ राहुल जी, कि ये वाला वैल्यू ठीक है। हितेश यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पैरामीटर। पैरामीटर का क्या मतलब है यहाँ पर? पैरामीटर पैरामीटर वो एरिया तो बचपन में पढ़ा था, पैरामीटर वाला, राइट? पैरामीटर्स ये M और B वैल्यू, ये मेरे दो पैरामीटर्स हैं। अगर ये दोनों मेरे बढ़ रहे हैं और कॉस्ट फंक्शन मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिस तेजी से ये नीचे आ रहा है, इसके स्टेप्स को मुझे ज्यादा रखना है सो दैट ये जल्दी जल्दी नीचे आ जाए, या मुझे कम रखना है कि ये आराम आराम से नीचे आए? बताइए क्या बेस्ट होगा अप्रोच। अगर आप किसी जीने से उतर रहे हो तो आप ज्यादा ज्यादा तेजी से उतरोगे या नॉर्मली स्टेप लेके उतरोगे? सर धीरे धीरे मतलब अगर करेंगे आठ तो दस जीने एक एक्यूरेसी बार मतलब में अच्छी फान होगी। जाओगे? हाँ। नहीं फिर भी कितना भाई, एक बार में पूरा एक फ्लोर थोड़ी ना पूछ जाओगे। यस या नो? तो यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है, इसका बात समझिए। इस मैं ग्राफ को पिक करता हूँ, ठीक है, और इस ग्राफ को मैं लेके चलता हूँ पेंट पे। आपको इसका मतलब समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मेरा पर्टिकुलरली ध्यान से देखिए, अगर मेरा यहाँ पर ये जो स्टेप है, इस स्टेप्स को अगर मैं तेजी से नीचे लेकर के आऊं, कि मतलब ये जो मेरा कॉस्ट है मैं तेजी से गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो और इस एक एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि यहाँ मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये ऐसे आ रहा हो तेजी से, कॉस्ट मेरा डिक्रीज हो रहा हो, तो एक टाइम ऐसा आए कि ये पार भी कर जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब फिर यहाँ पर वो देखेगा हो अरे सकता है। यार कॉस्ट तो बढ़ने लग गया, फिर वो बड़े बड़े स्टेप लेकर के नीचे आए, और फिर ऐसा हो सकता है कि वो पार कर जाए, फिर वो चेक करेगा अरे यार फिर से कॉस्ट बढ़ गया, फिर वो वापस से नीचे आएगा बड़े बड़े स्टेप लेकर के, फिर हो सकता है कि वो ग्लोबल मिनिमा पे ना पहुंच पाए, पार कर जाए। जैसे नो, पार करने का मतलब है वो स्किप कर जाए उसे। ऐसा इसीलिए हो सकता है कि स्टेप्स क्या हैं, बड़े बड़े हैं, वो उसे स्किप कर सकता है। जो एक्चुअल जो लोएस्ट वैल्यू आ रहा है, इस पोर्शन को वो क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है, और राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट ही वो क्या करता रहेगा, बस घूमता रहेगा, और एक मेरा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, और मुझे कभी अपना मिनिमम वैल्यू कॉस्ट नहीं मिल पाएगा। यस या नो? ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट है इसे हम ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल मिनिमा। मिनिमम नहीं, मिनिमा। मिनिमम मीन्स ये मेरा एक्चुअल पूरे जितने भी कॉस्ट मैंने चेक किए, इन सब में मिनिमम कॉस्ट मेरा यही पाया गया, इसलिए मेरा ग्लोबली जितने भी कॉस्ट हो सकते थे उन सब में मिनिमम कॉस्ट ये, इसलिए मेरा ग्लोबल मिनिमा वैल्यू है, राइट? और मुझे क्या करना है, हाँ बिल्कुल वही जो मिनिमम मैक्सिमम वाला था। और मुझे क्या करना है कि यहाँ पर स्टेप्स इतने छोटे छोटे रखने हैं कि मैं ग्लोबल मिनिमा को स्किप
ना कर जाऊं, मतलब मैं इतने आराम आराम से उतरूं कि मैं ग्लोबल मिनिमा पे एटलीस्ट पहुंच सकूं, यस या नो। तो ये जो मेरा स्टेप्स होता है, इस स्टेप्स को हम बोलते हैं लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब है कि मेरा कॉस्ट कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है। अगर वो बड़े रेट से डिक्रीज हो रहा है तो उसके चांसेस क्या होंगे राहुल जी? अगर लर्निंग रेट बड़ा है यानी स्टेप्स बड़े हैं, उसके चांसेस ये हैं कि ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मेरा स्किप हो जाए। और लर्निंग रेट अगर हाँ। मेरा स्लो है, भाई जैसे कहने का मतलब है अगर मैं एक ही दिन बैठा के आपको मशीन लर्निंग समझाने लग जाऊं तो लर्निंग रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या आप यस। एक्चुअली में सीख पाओगे? नहीं सीख पाएंगे। नो और सर। वही अगर स्टेडी मूव होगा, ग्रेजुअली एंड स्टेडी मूव होता है ना, जैसे टर्टल चलता है, टोटोटोस चलता है, ग्रेजुअली और स्टेडी, तो एक टाइम आएगा कि आप 6 महीने में 5 महीने में स्टेडीली मूव करोगे तो सीख जाओगे। ये आपका एक लर्निंग रेट है। तो ऐसे ही कॉस्ट फंक्शन में भी कॉस्ट आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए। तेजी से डिक्रीज करने के लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि बहुत कम कोइंसिडेंस ही होगा कि डायरेक्ट यहां से जंप करके यहां पर गिर जाए। भाई डायरेक्ट ऐसा बहुत कम ही कोइंसिडेंस है ना कि डायरेक्टली एक ही इटरेशन में ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच जाए, क्योंकि ये तो कोइंसिडेंस हो जाएगा, ये तो रैंडम के बेसिस पे हो गया, रैंडमली नहीं चल रहा। एक कॉन्क्रीट अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पर देना है। तो आपका लर्निंग स्टेप कितना होना चाहिए गाइस? जितना छोटा हो सके। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर हितेश, लर्निंग स्टेप को मैं स्टार्टिंग से ही छोटा रखूं या मैं ये कहूं कि स्टार्टिंग में कुछ आइट्रेशन बड़े रखो और धीरे धीरे छोटा करते जाना? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें टाइम सर पता है कम इतनी लगेगा जल्दी इसमें। तो मिलने वाला है नहीं, राइट? यानी कि मिलने तो बाद में वाला है, तो स्टार्ट में ही आराम आराम से क्यों चलाओ भाई? इसे नो, स्टार्ट में बड़े बड़े अप्रोच ले लो, उसके बाद जैसे जैसे आप क्लोज जा रहे हो वैसे वैसे छोटा अप्रोच ले लो। कैसे? जैसे जब आप एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाते हो तो पहले एक रफ डायग्राम बड़ा बड़ा बना लेते हो, और फिर जब एकदम लास्ट में पहुंच जाते हो जब तब आप माइन्यूट डिटेलिंग करते हो। तब आपको बड़े बड़े पेंसिल, बड़े बड़े पेंट ब्रश नहीं चाहिए होते हैं, तब आपको छोटे माइन्यूट लेवल पे काम करना होता है ना, राइट? सो दैट आप मैनेज कर सको, ऐसा ना हो कि आपका पेंटिंग खराब हो जाए। तो सेम स्टेप यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा का फॉलो होता है। बस ये थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल कुछ अप्रोच में डाउट, तो कंफ्यूजन, ओवरऑल अप्रोच हमारा क्या कर रहा है। तो ये जो मेरा स्टेप है, ये स्टेप क्या कहलाता है? ये सारे टर्म्स ध्यान रखना। अभी तक हमने कौन कौन से टर्म यूज किए यहाँ पर? बट ये सर जो टर्म्स आपने यूज़ किए तो सर मतलब हम लोग मतलब भूल जाएंगे ना, अगर अभी तो फिलहाल बिगिनिंग हमारा है तो। हाँ आप भूल सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में याद रखना, ठीक है? ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग रेट। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, या यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पर हम सीखेंगे ना ये टॉपिक आप ही के लिए मैंने डिजाइन किया है। अभी देखेंगे, ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, लेकिन आप समझ जाओगे क्या है। तो ये इमेज मैंने लगा दिया था, ठीक है? ये इमेज, ठीक है? ये फीचर नहीं है, ये जुपिटर का फीचर है। हाँ ये आप भी कर सकते हो, राइट? ओके। लेकिन एम एम यहाँ पर एम प्रेस करना है, ये मार्कडाउन मोड में होना चाहिए, कोड मोड में वर्क नहीं करेगा, ठीक है? क्या क्या हमने टर्म यूज करिए? हमने वेट टर्म देखा, VHT, ठीक है? वेट हमारा क्या होता है? एम वैल्यू क्या होता है? एम वैल्यू, यस या नो? ठीक है, दूसरा हमने टर्म क्या देखा, बताओ भाई? कॉस्ट। कॉस्ट हमारा क्या होता है? एरर। कॉस्ट को एरर बोलते हैं, और एरर एक्चुअली हमारा क्या है? बिल्कुल सही, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, PREDICTD ना, प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है? Then तीसरा हमने यहाँ पर क्या सीखा? ग्लोबल मिनिमा है। ग्लोबल मिनिमा यानी कि मिनिमम वैल्यू, ये हमारा क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट वैल्यू।
CUST। ओके, देन हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है इसे हम ऑल्सो कॉल्ड लॉस फंक्शन, इसी को हम, मेरा ओवरऑल लॉस कितना हुआ, मेरा ओवरऑल एरर कितना हुआ, मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना गया, ये तीनों एक ही के नाम है, ठीक है। और इंटरसेप्ट एंड आपका स्लोप, इन दोनों को क्या नाम दिया गया यहाँ पर, अभी हमने चेक किया ना, यहाँ पर एक और नाम दिया गया, क्या दिया गया, पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। मतलब कितने पैरामीटर्स पे आपका कॉस्ट कैसा बिहेव कर रहा है, नो, ठीक है, ये इसी को बोला गया। हाँ, स्टेप्स को क्या बोला गया, लर्निंग रेट, ठीक है। इस लर्निंग रेट को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, डेरिवेटिव, क्या नाम दिया गया, डेरिवेटिव, DERIVATIV। ये लर्निंग रेट सर मॉडल का है, क्या चीज, जो लर्निंग रेट है ये मॉडल से रिलेटेड है, मतलब मॉडल का लर्निंग रेट। हाँ, ये मॉडल का लर्निंग रेट नहीं है, ये इस मॉडल, ये पर्टिकुलरली बेस्ट लाइन का लर्निंग रेट है कि कितने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पर्टिकुलरली मेरा कॉस्ट कितने लेवल से डिक्रीज होना चाहिए, क्या आप बड़े बड़े कॉस्ट गिराना चाहते हो या छोटे छोटे कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट जो डिक्रीज हो रहा है ये उस चीज का मेरा स्टेप है, राइट, ये लर्निंग स्टेप उस चीज को शो कर रहा है। ये मॉडल कैसा सीख रहा है ये उसका लर्निंग स्टेप नहीं है। हाँ, मॉडल M और B उसके अकॉर्डिंग एरर कितना होना चाहिए वो कैसा सीख रहा है ये उस चीज का लर्निंग रेट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, और इसे हम लर्निंग स्टेप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे कुछ टर्म्स हो गए, कोई डाउट तो नहीं भाई, यहाँ पर सारे ये डायग्राम देख के क्लियर हो रहे हैं सारे, ये सारी चीजें, यस या नो। और इस पूरे एल्गोरिदम को क्या बोला जाता है, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, क्या बोला जाता है, ये जो पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है मेरा, ये पूरा मैथमेटिकल अप्रोच मेरा ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच होता है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होते हैं, कलर ग्रेडियंट्स क्या होते हैं भाई, एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स। तो यहाँ पर मेरा ग्रेडियंट किस चीज का शो कर रहा है, कॉस्ट का, कि कॉस्ट को मैं कैसे ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम होगा ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसी ये इसी लाइन को भी हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसीलिए ये इसी को बोला जाए। एसेंट क्या होता है, एसेंट होता है बढ़ना, डिसेंट क्या होता है, गिरना। ये कुछ एंगल से रिलेटेड मैथमेटिकल टर्म है, राइट, इसलिए ये मॉडल आपका ग्रेडियंट डिसेंट हो जाता है, परफेक्ट, ठीक है। यानी ओवरऑल हम सारी चीजें समझ गए, ठीक है। अब हमारा पर्पस होगा इस फंक्शन को डिजाइन करना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपने आप में, ठीक है। पहले इस फंक्शन को समझेंगे और फिर आप इसे राइट करेंगे, ये कैसे हमारा वर्क कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कोई एक डायग्राम पिक कर लेते हैं, बाकी हटा देते हैं, ये वाला डायग्राम पिक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप इनिशियलाइज करोगे वेट, जो कि कैसा होगा, एक रैंडम होगा, कैसा वेट होगा भाई, रैंडम वेट होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक रैंडम वैल्यू आप इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला कि भाई मैं मान के चलता हूं कि मैं स्टार्टिंग m, क्योंकि मुझे एट द एंड लाइन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, m और c चाहिए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा स्टार्टिंग m और स्टार्टिंग b वो मैं 0 मान के चल रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ये फंक्शन मैं आपके सामने बनाता हूं तो आप समझ पाओगे। यहाँ सर एम और बी दोनों सेम ही है। हाँ, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोल रहा हूँ एम भी 0 रखो, सी भी 0 को, उससे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, मतलब लाइन अभी नहीं बना हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, आप भी राइट करिए, ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ये ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, ये ग्रेडियंट डिसेंट आप ध्यान रखना, ये बदले में आपको m और b ही रिटर्न करेगा,
क्योंकि आपको यही चाहिए ना कि लाइन क्या होना है, और लाइन कैसे पता लगेगा, एम और बी के बेसिस पे, यस या नो भाई, बताओ। ठीक है, तो यहां पर आप बोलेंगे कि मैं एक अपना x, तो ओरिजिनल मेरे पास x डेटा है, और जो मेरे पास ओरिजिनल y डेटा है, x और y कौन सा होगा, अगर हम इसकी बात करें सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, x मेरा होगा कितने आवर्स की स्टडी करता है, और y मेरा होगा स्कोर। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल लेवल पे मैं क्या करूंगा, अपने कुछ x और y वैल्यूज दूंगा। कोई डाउट? ठीक है, देन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी जो एक्चुअल स्टार्टिंग में m है, ठीक है, m की वैल्यू एंड c की वैल्यू, ये दोनों 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये लर्निंग डेटा भी लिखेंगे। मेरा अप्रोच देखिए क्या होगा, यहां पर हमें पर्टिकुलरली ये करना है कि भाई ओवरऑल हर एक आइट्रेशन में, मुझे हर एक आइट्रेशन में क्या करना है, ये चेक करना है कि मेरा लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को अभी यहाँ पर रोकिए, पहले लॉस को समझिए, एक लॉस जो मेरा होता है वो मेरा कैसे वर्क करता है। यहाँ पर एक और मेरा कॉन्सेप्ट आ जाता है स्क्यूगल, SQUI, स्क्यूगल वर्सेस लीनियर। किसके वजह से? हाँ हाँ, नहीं वो तो AI का यूज होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना। एक तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, और पर्टिकुलरली एक मेरा ये है। ठीक है, ये सब हम आगे देखेंगे, राइट। ये डायग्राम दिख रहा है गाइस? चलिए, राहुल जी ने एक बार पूछा था कि सर हम सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। भाई सारे डेटा पॉइंट्स कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा पर्टिकुलरली वो बेस्ट दिखेगा हमारा एल्गोरिदम। तो फिर मैंने कहा था कि वो सारे डेटा पॉइंट आप लर्निंग टाइम में तो कनेक्ट कर लोगे, लेकिन टेस्टिंग टाइम में जब किसी नए डेटा पे चेक करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट फिर एक्यूरेट आए, राइट। तो ये मेरा डेटा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब यहां पर क्या हुआ कि जब मैंने इस डेटा को टेस्ट किया, ट्रेन किया, तो ट्रेन टाइम में देखिए मेरा एक्चुअल वैल्यू, ये जो मेरी रेड लाइन जा रही है मेरी एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो ब्लू डॉट है ये मेरा ब्लू डॉट जो है ये एक्चुअल वैल्यू, और ये जो लाइन जा रही है ये मेरा प्रिडिक्शन लाइन है। ये कौन सी लाइन है? प्रिडिक्शन लाइन। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे? अभी तक हम एक स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे थे ना भाई, और ये हमने क्या यूज किया, स्क्यूगल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। आया नहीं है, इमेज इमेज कहाँ चले गया? ये सर लीनियर रिग्रेशन का ही पार्ट है। नहीं, हाँ ये लीनियर रिग्रेशन का पार्ट है, लेकिन ये एल्गोरिदम हम यूज नहीं करते, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों नहीं यूज करते। भाई इमेज क्यों नहीं आ रहा है यार? ये रहा, छोटा इमेज है ये, जो दिख भी नहीं रहा है। चलिए, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मेरा ये कहता है कि भाई आपका काम था ऐसे प्रिडिक्ट करना, ठीक है, और आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो पूरा लाइन बाय लाइन, यानी कि आप सारे डेटा पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई पर्टिकुलरली मेरा ओवरऑल एरर जिसमें ज्यादा होगा वो मेरा मॉडल, वो मेरा लाइन अच्छा नहीं है। तो ये मैथमेटिकली ये पाया गया कि जब आप इसे ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग टाइम में तो स्क्यूगल अच्छा परफॉर्म करता है, ट्रेनिंग टाइम में स्क्यूगल क्या करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो टेस्ट टाइम में स्क्यूगल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। स्क्यूगल, क्योंकि ये मेरे क्या है, टेस्टिंग डेटा, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्यूगल मेरा क्या है, ये लाइन जा रहा है प्रिडिक्शन लाइन, और प्रिडिक्शन लाइन में ये जो मेरे डॉट डॉट आ रहे हैं, ये डॉट डॉट मेरे क्या है, एरर्स हैं। यानी कि इसने इसे एक्चुअली होना इतना चाहिए था लेकिन इसने प्रिडिक्ट इतना किया है, इसे होना इतना चाहिए था और इसने प्रिडिक्ट इतना किया है। कोई डाउट इसमें? राहुल जी कुछ पूछना है इस वाले स्टेटमेंट में? नो। नो सर, क्लियर है। तो ये मैथमेटिकली पाया गया कि स्क्यूगल बस ट्रेनिंग टाइम में अच्छा परफॉर्म करता है, टेस्टिंग टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो और एरर्स बढ़ा देता है, राइट। ठीक है, अब इसी में एक और मेरा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर ये उसी चीज को कंपेयर किया गया कि जब आप लीनियरली प्लॉट करते हैं
और जब आप स्क्यूगल के बेसिस पे प्लॉट करेंगे, स्क्यूगल में आप चाहेंगे हर एक डेटा पॉइंट को कनेक्ट करना, जो कि ट्रेनिंग टाइम में तो पॉसिबल है, लेकिन टेस्टिंग में वो एरर सबसे ज्यादा देगा, और लीनियर ही हमारा अप्रोच फॉलो होना चाहिए, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे 3 तरीके के कॉस्ट फंक्शन आते हैं, हमने पढ़ा ना, कॉस्ट निकालना, कॉस्ट यानी कि मेरा एरर निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ना अपने डेटा पॉइंट्स बनाए, ठीक है, एक डेटा पॉइंट्स, दूसरा डेटा पॉइंट्स, दूसरा डेटा पॉइंट्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कुछ इस तरीके से। कोई डाउट तो नहीं गाइस? नो। और ये रहा कुछ मेरा प्रेडिक्शन लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरा बेस्ट था। तो अगर मुझे इस वाले डेटा पॉइंट से, ये जो मेरे जितने डेटा पॉइंट्स हैं, अगर मुझे इससे लेकर के इसका डिफरेंस निकालना, इसने एरर कितना दिया, इसे मैं क्या बोलूंगा, एरर 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, एरर 1। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा भाई, एरर 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, एरर 3, एरर 4। अगर मुझे टोटल एरर निकालना है हितेश, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल एरर कितना आया, ऐड करेंगे। क्या हितेश ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर एरर, क्योंकि अब जब आप चेक करेंगे ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू, और ये जो डॉट है सर्कल है मेरे एक्चुअल वैल्यू है। जब आप फॉर्मूला बनाएंगे कि एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, कि एक्चुअल कितना था और प्रिडिक्टेड कितना था, तो वो ये बताएगा कि मैं इतना डिफरेंस गया। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आए और कभी नेगेटिव आए, और जब आप टोटल का सम कर दोगे तो वो जीरो हो जाए घुमा फिरा के, तो फिर एरर तो मिला ही नहीं। आप तो कहोगे देखो सर कॉस्ट फंक्शन जीरो हो गया, एरर जीरो हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राहुल जी मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझे? तो इसे पॉजिटिव और निगेटिव समझ नहीं है, कैसे पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा? आपका यार वॉइस ही नहीं आ रहा है, कहाँ माइक देखो थोड़ा सा, ऑडियो ऑडियो करेक्ट करो। हाँ, अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, हाँ दूर से बोल रहे थे काफी। हाँ, मैं सॉरी, एक्चुअली मैं ये कह रहा था पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ज़्यादा दूर रहेगा पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया? हाँ वो तो आप देखिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये था मेरा एक्चुअल वैल्यू और ये मेरा कोई प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। मान लेते हैं उसने एक्चुअल प्रिडिक्ट किया ये एक्चुअल था, और उसने प्रिडिक्ट किया ये। जैसे किया, कोई डाउट? आपका काम है इनके बीच का एरर पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, यस या नो। आप जब डिफरेंस निकालेंगे, अब आप एक्चुअल, आप ये कह रहे हैं एक्चुअल कितना था और उसने कितना प्रिडिक्ट किया, देखिए माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कहीं पर माइनस भी आ सकता है और कहीं पर प्लस भी आ सकता है, यस या नो। ओके ओके, यस सर, समझ में ये आ पॉइंट गया। समझे कि नहीं समझे? और जब आप इस पूरे एरर का, ये सब इंडिविजुअल क्या है अपने आप में, एरर्स हैं, और जब आप इस पूरे एरर का सम करेंगे, तो ये चांसेस हैं कि ओवरऑल सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे नेगेटिव वैल्यू, बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यू, और उससे क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सम कितना आ रहा है इसका, -28। सोचिए एरर मेरे इतने ज्यादा हैं, लेकिन सम क्या आ रहा है इनका, जीरो। इनका सम आ रहा है मेरा -28। भाई एरर -28 मतलब कुछ लॉजिकली समझ नहीं आया, राइट। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जब आप इनका सम निकालने जाओगे तो ये एरर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि ये जब आप डिफरेंस निकालते हो तो इसका स्क्वायर कर लो। क्या कर लो इसका?
स्क्वायर कर लो, उससे क्या फायदा होगा? मेरी जितनी भी माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वैल्यू मेरे पास आ गई और अब इनका क्या कर लो? सम कर लो। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आया, और ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है मेरी, यस या नो? नो सर। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझना, ये तो मेरा ओवरऑल टोटल एरर का सम है, लेकिन एक्चुअल एरर कितना है? अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे टोटल कितने वैल्यूज थे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि हर वैल्यू में कितना एरर है। अगर मैं इस पूरे -28 को डिवाइड कर दूं टोटल डेटा सेट से, तो मुझे एवरेज एरर पता लग जाएगा। ये नो, ये तो टोटल एरर है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? हर एवरेज एरर कितना है मेरा, मतलब हर एक्चुअल और प्रेडिक्शन में एवरेज एरर कितना है। तो इस पूरे डेटा को अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय दिस टोटल लेंथ ऑफ दिस डेटा, यानी कि 3 6, कितना आंसर आया इसका? एवरेज एरर -4 आया। और ऐसे ही आप इसका चेक करोगे तो इसका एवरेज एरर कितना आया? बताओ भाई, समथिंग इतना आया, कोई डाउट तो नहीं? ये है आपका नॉर्मल एरर निकालने का अप्रोच, और ये मेरा एरर निकालने का अप्रोच है, इसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर। अब बताइए हमने क्या यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया कि नहीं किया? सबसे पहले हमने सारे एरर का क्या किया? स्क्वायर किया, और उसका फिर फाइनली क्या निकाल दिया? मीन निकाल दिया। एवरेज निकालना मतलब मीन निकालना। तो इसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया जिसका नाम दिया गया क्या? एमएसई। एमएसई मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर। क्या मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला याद है आपको? अभी हमने क्या किया बताइए, एवरेज निकालने से पहले क्या किया? मतलब ओवरऑल कैसे अचीव हुआ ये, कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, सारे एरर का सम, सारे एरर का स्क्वायर का सम, एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट, यानी कि मीन वैल्यू। क्या यही हमारा कैलकुलेट था? यस या नो? ऐसे ही दूसरे मैथमेटिशियंस ने बोला कि भाई इसका रूट भी निकाल सकते हो, so दैट और अच्छे से वैल्यू मिल जाए एवरेज एरर की। इसी का उसने क्या नाम दे दिया? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। क्या नाम दे दिया? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। और यहाँ पर इसका उसने क्या किया? स्क्वायर रूट निकाल लिया। यानी कि क्या हमारे पास स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन है कि नहीं है? भाई एक्सेल में तो है ना। आपने बोला इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आया? ये कुछ वैल्यू आई। यानी कि आपका इस वैल्यू को हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पर जस्ट 1 2 3 पेस्ट करते हैं। क्लियर है? यानी मुझे ये पता लगा कि अगर मैं एमएसई निकालता हूं तो मेरा एमएसई ये निकलता है, मीन मीन स्क्वायर्ड एरर। ये क्या है मेरा? मीन स्क्वायर्ड एरर। ये है मेरा एक्चुअल एरर। ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है। ये कौन सा है मेरा? मीन स्क्वायर्ड एरर। ये है मेरा एक्चुअल एरर, ये है मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर, और ये कौन सा एरर है? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। कौन सा एरर है? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। कुछ मैथमेटिशियंस ने बोला कि भाई जरूरी है हम स्क्वायर करें, अगर हमें नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं, मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं चाहिए, उसके लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं, जरूरी है स्क्वायर करना हो? क्या कोई दूसरा अप्रोच नहीं हो सकता? भाई आप एक बात बताओ, आप बस ये पता करना चाह रहे हो ना कि कौन कितने दूरी पे है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से आप चेक करो, आपके लेफ्ट हैंड पे रखा हुआ सामान कितने दूरी पर है, और राइट हैंड पे रखा हुआ सामान कितने दूरी पर है। तो आप बस दूरी चेक करो ना, आप नेगेटिव पॉजिटिव क्यों चेक कर रहे हो? आप क्या चेक करो? बस डिस्टेंस चेक करो। तो तीसरे मैथमेटिशियन ने बोला कि आप इनका बस एब्सोल्यूट वैल्यू लो। क्या लो? एब्सोल्यूट वैल्यू लो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहता है? साइन वाइन को इग्नोर करो, आपको बस डिस्टेंस चेक करना है ना। भाई आप सन से अगर आप मून का डिस्टेंस चेक करो, नेगेटिव डिस्टेंस आ रहा है, नेगेटिव को इग्नोर करो, आपको बस डिस्टेंस के वैल्यू से मतलब है। यहाँ पर भी आपको इससे मतलब है कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का डिफरेंस कितना आ रहा है, कौन ज्यादा था कौन कम था, उसे इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। ये माइनस और पॉजिटिव क्या बताना चाह रहे हैं? माइनस पॉजिटिव ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल प्रिडिक्टेड में बड़ा कौन था, यस या नो? अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, एक्चुअल था 234, प्रिडिक्टेड था 235, इसने बोला -1। -1 का मतलब क्या है?
कि प्रिडिक्शन ने ज्यादा वैल्यू बता दिया, मतलब एक्चुअल से एक ज्यादा बता दिया, इसलिए माइनस है। तो आप ये मत देखो माइनस और प्लस, आप बस इनके वैल्यू को देखो। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इनमें से क्या करो, इनमें से खाली पर्टिकुलरली इनके वैल्यूज को पिक करो। किसको पिक करो? वैल्यूज को पिक करो, 54 और 144। कोई डाउट? इसका फिर क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, क्योंकि एवरेज एरर निकालना है ना मुझे। और इसका मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसका सम करना पड़ेगा, यस या नो कैंडिडेट्स? और इस सम का मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दिस डेटा सेट, यानी कि दिस डिवाइड बाय 6। तो मुझे क्या पता लगा? ये मेरा 45 आया। और इस एरर का हमने नाम दे दिया एमए। क्या नाम दे दिया? एमए। एमए मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। एमएसी क्या है मेरा? मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे ज्यादा यूज। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। हम चूज क्या करेंगे? ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज कौन सा कॉस्ट फंक्शन होता है? मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, ठीक है। देन दूसरा हमारा क्या नाम था? आरएमएसई। इसका हमने क्या नाम दे दिया? मतलब जो मीन स्क्वायर्ड एरर है उसी का क्या निकाल लो, बस रूट निकाल लो, राइट। एंड तीसरा हमने क्या नाम दिया? एमएई का मीन। ये एक आप मान के चलो, किसी एक को कॉस्ट मान के अपना एल्गोरिदम सॉल्व करो, ये कहता है हमारा अप्रोच। अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर को मान के करना चाहते हो तो वो पिक करो, मीन स्क्वायर्ड करके करना चाहते हो वो पिक करो, आरएमएसई करना चाहते हो वो पिक करो, किसी एक को करना, तीनों को पिक करके मत सॉल्व करो, ठीक है। तो ज्यादातर क्या यूज होता है? मीन स्क्वायर्ड एरर यूज होता है, हाँ, ठीक है। मीन स्क्वायर्ड एरर को हम ज्यादातर यूज करते हैं। और ये लास्ट है मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई डाउट भाई? राहुल जी कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। हाँ सर, अगर हमने मॉडल को ट्रेंड किया, मतलब अगर मीन स्क्वायर्ड एरर या रूट मीन स्क्वायर्ड एरर इसके कोई भी हेल्प से यूज हम किया, ट्रेंड करेंगे, बिल्कुल सही, हाँ। तो मतलब जो हम जिसमें हमारा स्कोर अच्छा होगा हमारे मॉडल का, तो हम्म। मतलब एरर फाइंड करेंगे, उसको नहीं हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए हमारा पर्टिकुलरली जिसमें स्कोर अच्छा होगा ये आप तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरली मैथमेटिकली मीन स्क्वायर्ड एरर को प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। बड़े बड़े ऐसे ज्यादातर जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है उन सब में भी बैकएंड में क्या यूज होता है? हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर अप्रोच ही हमारा यूज होता है। तो आप सर यूज करने इस के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ, इसलिए तो हाँ। मतलब सर ये पूछना था कि मतलब क्यों ये यूज किया जाता है, मतलब इसकी मतलब क्या बेनिफिट क्या है इसको यूज करने से, किसका? मीन स्क्वायर्ड एरर को यूज करने से। मीन स्क्वायर्ड एरर का डेरिवेटिव इजी होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। आप रूट मीन स्क्वायर्ड एरर पे से आप तो आपने डेरिवेटिव हटा दिया ना, आप जस्ट रूट कर दिया आपने वैल्यू का। मीन एब्सोल्यूट एरर का भी आपको मतलब डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है। ये स्क्वायर्ड फॉर्म में है, कौन? मीन स्क्वायर्ड एरर। इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हमें स्लोप और एम जल्दी हमें कैलकुलेट होता है, इसलिए हम मीन स्क्वायर्ड एरर अप्रोच को यूज करते हैं। क्योंकि लर्निंग रेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन से निकलेगा, और डिफरेंशिएशन के लिए हमें मीन स्क्वायर्ड एरर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? और बताइए। क्लियर है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने मीन स्क्वायर्ड एरर के कॉन्सेप्ट को पिक किया, ठीक है। और ये मेरा कुछ इस तरीके से समझ में हितेश, यहां तक कोई डाउट आपको? ठीक है, चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूला पे। तो हम यहाँ पर बोल रहे थे कि मैं स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूँ कि मेरा एम और सी मेरा क्या है? 0 है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये कि मेरे पे टोटल डेटा कितना है? भाई मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लेना। मीन स्क्वायर्ड एरर डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर एन मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ डेटा। अगर मैं किसी भी एक्स या वाई का लेंथ निकाल लूंगा तो उससे मुझे एन पता लग जाएगा, और एन क्या होता है मेरा? टोटल नंबर ऑफ डेटा। कोई डाउट तो नहीं? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप एक स्कैटर प्लॉट को प्लॉट कर दो। क्या कर दो? चलिए ये स्कैटर प्लॉट हम बाद में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बोलते हैं कि एक ना रैंडम रैंडम ये कोड ट्राई करो हितेश, फॉर आई इन रेंज 1000 बार। कितने हजार बार? यहाँ पर 10,000 लिखा है, इग्नोर करना। 1000 बार ये आप लूप को चलाओ, और इस लूप में आपको क्या करना है? हर बार आपको y की वैल्यू प्रिडिक्ट करना है। क्या करना है आपको? y की वैल्यू प्रिडिक्ट करना है। और y कैसे प्रिडिक्ट होता है मेरा? आपको फॉर्मूला याद होगा, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस
सी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। और एम को मैंने क्या नाम दिया है, एम ही नाम दिया हुआ है। एक्स को मैंने क्या नाम दिया है, एक्स ही नाम दिया हुआ है। और सी को मैंने क्या नाम दिया है, सी ही नाम दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस इसमें? राहुल जी कुछ पूछना है इसमें, बताइए इतने कोड में। सर ये आर्गूमेंट में आपने 1000 दिया है, तो ये एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू है? किसमें? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये लूप का वैल्यू है। ठीक, कोई नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है अब। आई 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 पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, ठीक है, वो समझ गया मैं, मुझे मतलब वहाँ पे डाउट हो रहा था, समझ गया अच्छा मैं। ठीक है, ये तो लूप में इतनी बार चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर बार ये लूप चलाओ और चेक करो कि मेरा y कितना है, m कितना है, c कितना है। और जहां पर मेरा एरर सबसे कम होगा वही मेरा बेस्ट m और c होगा। यही तो मेरा पर्पस है ना भाई। यस या नो? इस विजन में कोई इशू तो नहीं है? हमारा पर्पस क्या है? पर्पस क्या है हमारा हितेश? m और c फाइंड करना, जहां पर लॉस सबसे, एरर सबसे कम हो। लॉस बोले, कॉस्ट बोले या एरर बोले, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप ना जब ये लूप चलाओगे तो मुझे ये बताते रहना m कितना आपने रखा, c कितना आपने रखा, और उस टाइम i कितना था। मतलब हर आइट्रेशन में m और c वैल्यू बदल भी रहा है कि नहीं बदल रहा है? यस या नो? ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेरा लॉस फंक्शन होता है, जो मेरा डेरिवेटिव होता है, वो मीन स्क्वायर्ड एरर का डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? मीन स्क्वायर्ड एरर का। अब इस मीन स्क्वायर्ड एरर के पहले इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझो, क्योंकि ये आप समझ तो चुके हो, बस आपको इसका फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा होगा। मैसी फॉर्मूला, और देखते ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस ट्राई करना। देखिए, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करिए क्या बताना चाह रहा है। बस मैं ये बता देता हूँ, y कैप का मतलब होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू, y होता है एक्चुअल वैल्यू। समझिए ये क्या कर रहा है फॉर्मूला। नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं बता रहा हूँ फिर। आ रहा है सर, समझ में। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं भाई, पूरा आना चाहिए हितेश। पूरा आ रहा है सर। इजी फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इस फॉर्मूला, जो हमने एक्सेल में यस किया सर। वही है। हम्म। क्या कह रहा है ये? देखिए, हाँ बताइए। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप इनका डिफरेंस निकालो और डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। और स्क्वायर करने के जितने एरर आए, एक एरर, दो एरर, तीन एरर, 4, 10, 400, 4000, उन सब का क्या कर लेना, सम कर लेना, जितना भी है। और इस पूरे वैल्यू को डिवाइड कर देना किससे, n से, नंबर ऑफ डेटा से, तभी तो मीन वैल्यू निकलेगा ना। बस ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं। और जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या निकलता है, 2x निकलता है कि निकलता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ये मैं टर्म इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बंदे हैं, अगर नहीं होते तो ये टर्म में यूज नहीं करता, ये क्लियर रखना, ठीक है। क्योंकि आपका 2 उठ के सामने आ जाता है और वो x बच जाता है, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव रिटर्न करता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई ये जो ग्रेडियंट डिसेंट में अगर मुझे m निकालना है तो मुझे m का डेरिवेटिव निकालना होगा कि एक्चुअल डेरिवेटिव मेरा क्या है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई मेरा जो डेरिवेटिव ऑफ m है, ये मेरा फॉर्मूला है इसका, डेरिवेटिव ऑफ n का। वो कैसे निकलेगा? आपको यहाँ पर बोलना है कि y में से y प्रेड, जब आप y में से y प्रेड को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। y में से किसको माइनस कर दोगे, y प्रेड को, तो उसका क्या निकाल लोगे, स्क्वायर। ठीक है, नहीं हम यहाँ पर लॉस नहीं निकालना चाह रहे, हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। तो जब आप y में से y प्रेड को माइनस कर दोगे, और पर्टिकुलरली जब आप इसको डेरिवेटिव सॉल्व करोगे, इस वाले का, ये जो हमारा है, कहाँ गया, कहाँ गया भाई वो, अरे अभी जो कोड निकाला था कहाँ, ये रहा। इसका आप डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू पर्टिकुलरली 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा समथिंग कुछ इस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वाई प्रेड, क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वाई प्रेड। और इस पूरे का क्या बनाना होगा मुझे, सम। कुछ ऐसा हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई हमें क्या करना है कि y में से y प्रेड को माइनस करना है, ठीक है। y में से y प्रेड को हमने माइनस कर दिया, और हर एक आइट्रेशन में इसको x से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। क्या करते हुए चलना है, x से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। और इस पूरे का क्या निकालना है, सम निकालना है। पहले इतना लिख लो, इतना लिख लिया हितेश आपने, कहाँ तक, ये वाला, ऊपर वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ, इजी करके।
ये हो गया। ठीक है। इस पूरे का क्या निकाल लेना, सम निकाल लेना। एंड देन सम निकालने के बाद पर्टिकुलरली जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा -2, और उसे आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से। किससे? टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से। आपने बोला कि -2/n निकाल लेना और इस पूरे डेटा को मल्टीप्लाई कर लेना इससे। भाई अब यहाँ पर मैं नीचे n शो तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने /n लिख करके मल्टीप्लाई करा दिया। कोई इसमें कंफ्यूजन? नो। सेम मुझे यहाँ पर निकालना है किसके लिए? y के लिए भी। अब जब आप y के लिए निकालेंगे तो उस टाइम x की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पर लिख दो बस y और यहाँ से हटा दो x को। किसे हटा दो? x को हटा दो, क्योंकि आप यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि अगर नहीं थोड़ा सा टेक्निकली नहीं समझ में आ रहा है, बस थोड़ा ध्यान रखना, ये पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों कोड हो गया हमारे यहाँ तक। राहुल जी आप राइट कर रहे हो? हेलो? हेलो। हाँ हाँ, आवाज हाँ आ सर, रही मैं है लिख मेरी? नहीं रहा हूँ। हाँ, लिख तो नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा कोई नहीं, लैपटॉप पे साथ साथ रन करते रहो, अदरवाइज बाद में एरर्स आने लग जाते हैं। यहाँ तक हो गया हितेश? ठीक है। हमने बोला कि मेरा लर्निंग रेट ऑफ m मेरा ये होगा, डेरिवेटिव ऑफ m, एंड मेरा डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा समथिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। पर माइनस स्टार्टिंग में हमने लगा दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई मेरा नया नया m क्या होगा? देखिए नया m होगा जब आप पुराने m में से जब आप माइनस कर दोगे इसको इसको लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करके इस डेरिवेटिव ऑफ m से। नया m है, नया m कैसे निकलेगा? आप ये चेक करो कि उसका लर्निंग रेट यानी वो स्टेप कितना ले रहा है, उसके हर एक स्टेप में चेक करो कि उसका कॉस्ट वैल्यू गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपने लर्निंग रेट यानी वो ग्राफ कितने तेजी से नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लर्निंग रेट का एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। यहाँ हमने कितना ले रखा है? 0.01। आप यहाँ पर 0.001 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 0.001 की स्पीड से नीचे आपको आना है। ये आपका लर्निंग रेट ऑफ m हो गया। यहाँ पर ऐसे ही आप c का भी निकाल लेंगे। इसका निकाल लेंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर गाइस, ये y d मत लिखना, यहाँ y c लिखना। ठीक है, क्योंकि हमने d नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया? d यूज किया। यहाँ पर हमने देखिए d यूज किया होगा, ये हमारा b है ना। अच्छा ये हमारा डेरिवेटिव रिपोर्ट, ये हमारा m का डेरिवेटिव रिटर्न कर रहा है, ये d ही रहने दो। डेरिवेटिव ऑफ m, डेरिवेटिव ऑफ c। नया m मेरा होगा कि पुराने m में से मैं लर्निंग रेट को माइनस कर दूं, और ऐसे ही मेरा नया c होगा, पुराने c में से मैं लर्निंग रेट को माइनस कर दूं उसके डेरिवेटिव के साथ, यानी कि md और y का डेरिवेटिव यानी कि yd। इसे आप cd बोलिए चाहे yd बोलिए। इस कोड को मैंने प्रॉपर इस तरीके से डिजाइन कर लिया, कुछ इस तरीके से। हितेश यहाँ तक हो गया? देखिए मैंने कुछ m और c वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किए, देन मैंने यहाँ पर टोटल डेटा सेट का लेंथ निकाल लिया, बोला 1000 बार इस कोड को ट्राई करना, हर बार एक y प्रेड निकालना, y प्रेड निकालने के साथ उसका एरर का वो निकालना, सम का डेरिवेटिव निकालना, और नया m निकालने के लिए पुराने m में से उसे माइनस कर देना, तो एक नया m आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सर वो माइनस लगा हुआ है, m डेरिवेटिव और y डेरिवेटिव, वो माइनस क्यों लगा हुआ है? वो डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए, राइट? वो उस चीज के लिए यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है। दोनों के केस में आप यहाँ पर चेक करेंगे, वो दोनों के केस में ये मेरा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, जब आप मीन स्क्वायर्ड एरर, जब आप कास्ट फंक्शन डिजाइन करते हैं तो ये उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला में ये रिटर्न करता है। हमने सेम यूज किया यहाँ पर, बस m करना यूज करके हमने m यूज कर लिया। ठीक है, इस तो तरीके वो से। फॉर्मूला में हमेशा माइनस लगाएंगे हम? हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपको, इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछेगा, ये हम उसके अंडर द हुड वो बैकएंड में क्या काम कर रहा है, ये बस हम एक हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया उसके नीचे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
ताकि आपका बेस बना रहे। अगर नहीं आ रहा है मतलब ये इन जनरली ये नहीं बोलेगा ग्रेडियंट डिसेंट बना के दिखाओ, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बैकएंड में कैसे काम करता है, ठीक है। कोड के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो मेरे पास नया एम आ गया और नया सी आ गया, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा पर्टिकुलरली कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन मेरा क्या होता है, एरर होता है, जब तक वो मेरा एरर यहाँ पर कम ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे एरर निकालना भी तो है, मुझे क्या करना है, मुझे हर एक आइट्रेशन में एरर निकालना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं और हर एक आइट्रेशन में एक एरर निकालते हैं। एक मिनट, यहाँ पर इधर आ जाते हैं, ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स आई थिंक मल्टीवेरिएट में था। लास्ट टाइम हमने, एक मिनट, लास्ट टाइम हमने इसी पे काम किया था। आपका एमएल वाला बैच, अनटाइटल ओपन है ना हमारा, हाँ ये रहा, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ग्रेडियंट डिसेंट ये रहा, राइट। ओके, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना, ये हमारे यहाँ तक हो गया, ठीक। अब हमारा पर्पस होगा कि भाई हमारे पास नया एम भी आ चुका है और नया टी भी आ चुका है। हर एक आइट्रेशन में जब ये सारा नया एम और नया सी आ जाएगा, हम बोलेंगे कि भाई पर्टिकुलरली मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करना, यानी कि ये मेरा क्या होगा, अपने आप में कॉस्ट फंक्शन होगा। कॉस्ट फंक्शन क्या कहता है, y माइनस वाई प्रेड निकालिए, उसका स्क्वायर करिए और उसका मीन वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉस्ट फंक्शन में वही यूज किया है, बताइए ये फॉर्मूला अलग है या वही है, सेम फॉर्मूला है हमारा। y माइनस वाई प्रेड निकाल रहे हैं, उसका क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर, और उस पूरे स्क्वायर का क्या कर रहे हैं, सम, और सम करके यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय n। कोई कंफ्यूजन टोटल इसमें, नंबर। नो राहुल जी? सर, नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो हमने इसी कॉस्ट फंक्शन को यहाँ पर हमने यूज कर लिया, ठीक है भाई, कि मेरे लिए कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर निकाल दो। इसका आप नाम कॉस्ट दे दो या एरर दे दो या लॉस दे दो, ध्यान रखना ये कोई भी नाम हो सकता है। तो कॉस्ट फंक्शन में हमने बोल दिया कि आप क्या करो, यहाँ पर y माइनस वाई प्रेड निकालो सबसे पहले तो, और इसका क्या कर लो, इसका कर लो स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर आ रहा है इस पूरे का कर लेना सम, और ये जो सम आता है उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लेना 1 बाय एन से, तो मुझे पता लग जाएगा मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कर लेना मेरा, राइट। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना कि पर्टिकुलरली ये मेरा पर्टिकुलर कॉस्ट मेरा हर एक आइट्रेशन में, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि एक नया मेरा लूप से बाहर एक ऑल अंडरस्कोर कॉस्ट नाम से, राहुल जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हर एक आइट्रेशन में मेरा कॉस्ट बढ़ रहा था या कम हो रहा था। तो मैंने बोला ये जो कॉस्ट मेरा फंक्शन, ये जो मेरा फॉर्मूला रिटर्न कर रहा है कॉस्ट, आप एक काम करो, एक ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट लो और हर एक आइट्रेशन में ऑल अंडरस्कोर जो कॉस्ट है उसके अंदर अपेंड कर दो, किसे, कॉस्ट को। उससे कॉस्ट को। मुझे ये पता लग जाएगा मेरा कॉस्ट बढ़ रहा था या मेरा कॉस्ट कम हो रहा था, मुझे यही तो चेक करना है ना। तो कुछ इस यस। तरीके से यहाँ पर हमने कॉस्ट को ये करा दिया। मेरे पास आई भी है, मेरे पास एम भी है, मेरे पास सी भी है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे आई एम सी तो चाहिए चाहिए, प्लस आप एक काम करो कॉस्ट भी मुझे बताओ हर एक आइट्रेशन में। तो मैं इस कोड को नीचे ले आता हूँ और कुछ इसे ढंग से लिख लेता हूँ, देखिए एफ स्ट्रिंग में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई की वैल्यू आई, कॉमा एम की वैल्यू ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ एम, सी की वैल्यू सी, एंड कॉस्ट की वैल्यू कॉस्ट। राहुल जी इसमें कोई कंफ्यूजन, नो सर। क्लियर है क्या कर रहे थे भाई, ये यहाँ पर इधर ये हर एक लूप में ये बता रहा है आई कितना है, एम कितना है, सी कितना है एंड कॉस्ट कितना है। कोई डाउट, नो, ये उस चीज को रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
एंड फाइनली हम यहाँ पर बोल देंगे कि भाई मेरे को कुछ इस तरीके से फाइनली रिटर्न कर दो सो दैट इस पे फिर मैं वर्क कर सकूं। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि मेरे को एट द एंड मुझे ना ये चेक करना है कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना आया। मैंने ऑल कॉस्ट को क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। ये फंक्शन मेरा रेडी है। एक बार यहाँ तक पहुँच गए तो बताइए कि ये फंक्शन अलग था और थोड़ा सा इसमें हमने नया एड ऑन किया। ये मैंने आप ही के लिए यहाँ पर ये मैंने टेस्ट करके रखा हुआ था कोड, ठीक है, सो दैट एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको बताएंगे। यहाँ तक हो गया विदाउट नो। अब आपको क्या करना है भाई, ये एक्स और वाई आपको यहाँ पर पास करना है कि नहीं है। तो मैं एक्स और वाई के लिए हमने हमारे पास यहाँ पर डेटा कौन सा है, देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने डेटा यूज किया था ये वाला कौन सा ये वाला डेटा हमारा। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लूँ। आप सबके पास होम प्राइजेस वाला डेटा है कि नहीं है, है सही है। सर। या फिर हमने एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हमने डेटा अलग से भी लिया हुआ बेसिक डेटा numpy एरे का यूज करके, ठीक है। एक एरे बना लो हितेश, numpy एरे np.array, और इसे पहले इंपोर्ट कर लेना एरे को, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। इंपोर्ट numpy एज np और np.array, और यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट डिसेंट आपने फंक्शन कॉल किया इसमें x, y पास कर दो। आपके पास देखिए ये पूरा कोड आ चुका है, i आ चुका है, ये आ चुका है, c आ चुका है और ये भी आ चुका है, पूरा कोड आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा प्रिंट एक ही बार कैसे काम कर रहा है। और कॉस्ट भी मेरा कितना है, कुछ 89 के अप्रोक्सीमेट है। 89 तो बहुत ज़्यादा है भाई, ऑल कॉस्ट। अच्छा ये तो लास्ट कॉस्ट की वैल्यू है, ये कॉस्ट मेरा कम होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर पर्टिकुलरली हमने कोड हमारा ठीक है, हमने सम निकाला है, y माइनस वाई परेड हमने किया, y माइनस वाई परेड हमने किया है, y परेड हमने निकाला हुआ है m इंटू एक्स प्लस सी, m इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑल कॉस्ट में अपेंड कर रहे हैं, ये भी ठीक है। y का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एन इंटू सम वाई माइनस वाई परेड, यही लिखा है ना हमने, माइनस 2 अपॉन एन इंटू सम वाई माइनस वाई परेड, ठीक है। दूसरा है हमारा x मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई परेड, नया m हमारे पास m माइनस लर्निंग रेट इंटू दिस, और नया c हमारे पास c माइनस लर्निंग रेट इंटू दिस, ठीक है। कोड तो सही है, फिर ये हमारा गलत कैसे आ रहा है, आई एम सी और ये वैल्यू। एक मिनट इसे रन करते हैं। कि जब हम ये कनेक्ट नहीं है क्या, एक मिनट रुकना गाइस, लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं। फिर आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बताइए। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर मेरा लूप नहीं काम कर रहा क्या पूरा, एक मिनट यहाँ पर आप प्रिंट करिए हेलो। भाई ये एक ही बार क्यों काम कर रहा है, इसे तो हितेश आपका भी एक ही बार काम कर रहा है क्या, एक बार ट्राई करो। यहाँ तो मेरा बहुत बार रिजल्ट आना चाहिए ना, एक बार तो नहीं आना चाहिए। इसको आप रिटर्न और कॉस्ट टू सर लूप से बाहर कर दीजिए ना, उसको तो सारे वैल्यू एक बार आ जाएंगे। नहीं नहीं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मतलब ये तो हमें 1000 बार लूप चला रहे हैं ना, तो 1000 बार प्रिंट हेलो आना चाहिए ना। जैसे कि मैं एग्जैक्टली ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक बेसिक सा फंक्शन बनाया, इसको मेरे को जुपिटर नोटबुक में कुछ इशू लग रहा है। यहाँ पर मैंने ABC नाम से एक अपना फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 50 बार
यहाँ पर प्रिंट करो हेलो, तो 50 बार हेलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरा? आना चाहिए सर। अगर मैं एबीसी को कॉल करता हूँ यहाँ पर, तो ये आ रहा है ना 50 बार हेलो। हम्म। तो जब यहाँ आ रहा है और यहाँ पर भी मेरा फंक्शन ये प्रिंट तो काम कर रहा है ना लूप के अंदर में, आई इन रेंज। तो ये हर बार मेरा ये आई चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यहाँ पर प्रिंट हेलो मेरा 1000 बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। आना चाहिए। तो वही चीज मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ ना कि ये एक ही बार कैसे आ रहा है हमारा, क्या इशू लग रहा है इसमें से? हम्म, फंक्शन हमने कॉल किया। एक मिनट, इस कोड को मैं उठाता हूँ और एक दूसरे नोटबुक में ओपन करता हूँ। आपका भी एक ही बार आ रहा है क्या? import numpy as np, बताओ भाई, एक ही बार आ रहा है? ये रहा x और y, ये रहा ग्रेडियंट डिसेंट x क्रॉस y। और देखिए एक बार बस हेलो लिखा हुआ आ रहा है, एक बार कैसे चल रहा है इसमें? देखिए कहीं कुछ इशू आ रहा है हमारे कोड में। फॉर आई इन रेंज 1000, अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूं, सभी को कर दूं मैं कमेंट आउट, और यहाँ पर जस्ट मैं प्रिंट हेलो करूं, हेलो 1000 बार चल रहा है। कहीं इसका मतलब सर लूप ब्रेक हो जा रहा है, मुझे लग रहा है तभी ये रुक रहा है। और यहाँ पर y pred इज इक्वल्स टू मेरा, देखिए ना मेरा एक ही बार बस I0 ही आ रहा है मेरा, देख रहे हैं I0, एक ही बार लूप चला मेरा। लूप मतलब ब्रेक हो जा रहा है हाँ, कहीं। लूप मेरा कहीं पे अटक रहा है। यहाँ पर आप हम्म, I0 चल रहा है और m है मेरे पास, m है, x भी है, c भी है, ठीक है। लूप अटक कैसे जा रहा है यहाँ पर मेरा? आप कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ निकालो m। एक मिनट, यहाँ पर मैं ना नॉर्मली प्रिंट डन लिखता हूँ, ऐसा इंडिविजुअली कर, सर सारा प्रिंट करके देख लीजिए, एक एक वैल्यू हाँ पता चल जाएगा। हाँ, मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, डिबगिंग करना पड़ेगा। देखिए आ रहा है मेरा, कॉस्ट भी मेरे पास आ रहा है, कॉस्ट में अपेंड भी हो रहा है। मैं एक बार ऑल कॉस्ट को चेक करता हूँ। ऑल कॉस्ट मेरा एक सिंगल लिस्ट में एक एलिमेंट है बस। देखिए ये कोड सही है, लेकिन ये लूप नहीं चल पा रहा है। और लूप क्यों नहीं चल पा रहा है हमारा? फॉर आई इन रेंज 1000, एक मिनट इस कोड को, m इंटू एक्स प्लस सी, m है मेरा 0, x है मेरा ये, और अब मैं कह रहा हूँ अब जो मेरा m है वो लर्निंग रेट ऑफ दिस, और ये दिस है। खाली 0th आइट्रेशन पे ही रुक जा रहा है, 1 आइट्रेशन चल नहीं पा रहा है आपका। यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट हमने बनाया, x और y को कॉल किया, m और c की वैल्यू 0 ली, n हमने लेंथ लिया, रेट हमारा ये है, फॉर i इन रेंज 1000, प्रिंट हम कर रहे हैं i। तो प्रिंट कर रहे हैं i में इशू आ रहा है, देख रहे हैं प्रिंट i काम नहीं कर रहा है। फॉर i इन रेंज, यहाँ पर बस I0 चल पा रहा है। ऐसा हाँ। कैसे? ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा इशू मैं देख रहा हूँ जुपिटर में। हम्म, भाई आपका भी आ रहा है? दिखाओ। नहीं, आपका तो फिर कोड में कुछ इशू होगा ना। एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा फिर मुझे इशू क्या आ रहा है इसमें, क्योंकि लैपटॉप
for I in range gradient descent x cross y def dr के नाम से, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं फॉर I in range print I, तो यहाँ पर हमने gr को कॉल कर दिया। ये 012 हमारा काम कर रहा है, ठीक है। मुझे एक एक करके ये कोड लेना पड़ेगा, राइट। मैं देखता हूँ कि ये इशू हमारा कहाँ पर फंस रहा है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमने बनाया, और यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1000 प्रिंट आई। भाई इतना कोड तो काम करना चाहिए हमारा, इतना कोड क्यों नहीं चल रहा है। हमने ऑल कॉस्ट बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये, हाँ इतना कोड हमारा चल रहा है, ठीक है। ओके ओके, अंडरस्टूड गाइस, अंडरस्टूड, टोटली कंप्लीट, ठीक है। देखिए गाइस होता क्या है, समझ में आ गया। ये बेसिक सा एक ग्लिच था जो हमने ध्यान नहीं दिया। जब आप किसी फंक्शन में रिटर्न लिख देते हैं, जब आप किसी फंक्शन में क्या कर देते हैं, रिटर्न लिख देते हैं, तो रिटर्न के बाद का कोड काम नहीं करता है। क्या होता है, रिटर्न के बाद का कोड काम नहीं करता है। ये रिटर्न इस फॉर लूप के अंदर नहीं, ये रिटर्न इस फॉर लूप से बाहर होना चाहिए था। हाँ ये सर, एक मुझे भी ग्लिच, वही लग रहा था, रिटर्न ठीक का है, ही प्रॉब्लम। ये एक ग्लिच आ गया इसमें, और हमने ध्यान नहीं दिया। प्रिंट के नीचे हमारा रिटर्न चले गया, ठीक है। कभी कभार ऐसा इशू हो जाता है और ध्यान नहीं रहता और पता भी नहीं लगता रहता है, क्योंकि इसमें ना हमें एरर अनकाउंटर हो रहा था, ना हम ये और बाकी लूप चला रहे हैं वो चल पा रहा है। तो एक यही इशू लगा, और यही एक इशू था अभी। अब आप रन करेंगे, अब आप चेक करेंगे और देखिए हर एक आइट्रेशन में, देखिए ये प्रिंट हेलो में हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये हमारा फंक्शन रेडी है पूरा। हर एक आइट्रेशन में देखिए मेरा कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 89 से क्या हुआ 84, 84 से क्या हुआ 77, 77, 73, 75, कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेरा एम और सी का वैल्यू भी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। आप लास्ट आएंगे तो देखिए कॉस्ट कितना हो चुका है। अगर आप 134 में, राहुल जी 134 में आइट्रेशन में देख रहे हैं कॉस्ट कितना जा चुका है 0.84। 0.84, अब हाँ। कॉस्ट कितना जा चुका है 0.86। हम्म, अब आप नीचे आते रहिए, हमने 1000 बार चलाया इसे। अब आप यहाँ पर देखिए कि लास्ट का मेरा कॉस्ट कितना है 0.47। 0.47। तो एक काम करते हैं, ये जो लर्निंग स्टेप है इसे थोड़ा सा और आगे पीछे करते हैं, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि लर्निंग इस, ये जो लर्निंग रेट है इसे 0.01 कर लो। अब रन करेंगे, 1000 बार हमने रन किया, देखिए मेरा लास्ट कॉस्ट देखिए मेरा कितना आ रहा है। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप लर्निंग रेट को बहुत कम रखेंगे तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे, फिर आपको लूप बढ़ाने पड़ जाते आइट्रेशन। हमने 0.01 किया तो मेरा लास्ट कॉस्ट कितना आ रहा है 1000 में आइट्रेशन पे हितेश 0.001, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। जीरो, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, यस या नो, ठीक है। यस। तो यानी कि मेरे को ये पता लग गया कि भाई मेरा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है और ये रिटर्न भी कर रहा है। तो ये जो रिटर्न वाला ऑल कॉस्ट है इसे मैं ना रिटर्न हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे एज अ ग्लोबल वेरिएबल कॉल कर लेता हूँ। ये जो ऑल अंडरस्कोर कॉस्ट है इसे ग्लोबली बना लेना, ठीक है। ये रन हो गया हमारा फंक्शन, और यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया है matplotlib.pyplot splt। और इस plt के अंदर में देखिए, इस plt के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, plt डॉट प्लॉट कर रहा हूँ, और प्लॉट में मैं जस्ट ऑल अंडरस्कोर कॉस्ट डेटा को प्लॉट कर दे रहा हूँ। और मुझे क्या पता लगा कि स्टार्टिंग में क्या था, एरर 80 के आसपास था, और बाद में क्या हो गया, जीरो के आसपास हो गया। जब 1000 आइट्रेशन चला तो देखिए मेरा कॉस्ट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। ये ग्राफ कुछ ऐसा ही है कि नहीं है, वो डायरेक्टली आराम से जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो इतना आराम से जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली हमारा सडन ड्रॉप हुआ है, क्योंकि हमने जो कोड रन करा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे कुछ स्टार्टिंग के आइट्रेशन में ही ये 80 से जीरो के आसपास पहुंच गया। राहुल जी क्लियर है। यस सर। यहाँ पर मैं plt डॉट शो कर देता हूँ, और इधर मैं बोल देता हूँ plt का टाइटल इतना रख लेना। टाइटल में हमने ये बोल दिया ग्रेडियंट डिसेंट,
देन PLT डॉट एक्स लेबल में यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर आइट्रेशन के पैरामीटर आइट्रेशन, और वाई लेबल में यहाँ पर लिख लेना कॉस्ट और यहाँ पर PLT डॉट फिगर के अंदर में फिक्स साइज लिख लेना 5x3। इस तरीके से देखिए हमारा आया। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। इसकी जगह सर अगर सीबॉन मतलब कि लाइब्रेरी का हम यूज करें तो मतलब वो अच्छा विजुअलाइज कर पाएंगे ना हम डेटा को। डिफॉल्ट तो हमारा ये आया ही था ना, सबसे पहले तो हमने यही प्लॉट किया था ना, ये रहा। अभी हम बेस्ट लाइन निकालेंगे ना इधर, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये लाइन भी हम निकालेंगे कि ये इस वाले लाइन पे कैसे पहुंचा। यहाँ तक पहले बताइए, यहाँ तक पहुंच गए, इतना हो गया हितेश? ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो हर बार आप लूप रन कर रहे हो, इस लूप में ना, इस लूप में क्या करो, स्कैटर प्लॉट प्लॉट करो और बताओ एक्स और वाई क्या था और उस समय आपने लाइन क्या प्लॉट किया। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं इस लूप के अंदर ही मैं बोल रहा हूँ PLT डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर में मैं बोल रहा हूँ कि आप ये प्लॉट करो कि मेरा लाइन एक्चुअली, मेरा जो बेस्ट फिट लाइन है, वो बेस्ट फिट लाइन मेरा क्या बना। तो बेस्ट फिट लाइन प्लॉट करने के लिए ये वाला मुझे कुछ अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आप एक काम करो, एक्स उठा लो और जो वाई प्रेड कर रहे हो वो उठा लो, कुछ इस तरीके से। देखो कैसे, एक्स मेरे पास जो है और वाई अंडरस्कोर प्रेड जो मैं कर रहा हूँ, जस्ट इतने ही कोड को रन करते हैं। क्या इशू है इसमें भाई? अनबाउंड लोकल एरर आ रहा है वाई प्रेड PLT डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये हमने इसके पहले ही डिक्लेयर कर दिया, यहाँ लिखेंगे ये इस वाई प्रेड के बाद। ये रन किया हमने, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लाइन आ रहा है, देख रहे हैं। और ये क्या बताना चाह रहा है कि पहले इसने बेस्ट फिट लाइन ये निकाली, फिर उसने ये वाला लाइन ट्राई किया, फिर उसने ये वाला लाइन ट्राई किया, फिर उसने ये वाला लाइन ट्राई किया। राहुल जी, यस या नो बताइए। और मैं लास्ट में मैं PLT डॉट शो भी कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मेरे पास इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ इधर। बताइए, कुछ कंफ्यूजन इसमें? ये इसकी प्रिडिक्शन लाइन है और लास्ट लाइन क्या है, इसने जो लास्ट लाइन निकाली बेस्ट, इसके अकॉर्डिंग वो ये लाइन है। ठीक है, लास्ट लाइन कैसे पता लगेगा? जो लास्ट MC की वैल्यू है वही तो लास्ट लाइन है ना, तो वो आपका लास्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि भाई इसका कलर एक जैसा रखना चाहते हैं, ये तो हमारा उस चीज को शो कर रहा है। इसका कलर अगर एक जैसा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर की वैल्यू क्या कर दो, ग्रीन कर दो या रेड कर दो, इस तरीके से ये रन करेंगे। अब जो मेरे पास वो जो स्टार्टिंग में जो ग्राफ आ रहा था, जो कह रहे थे सर आप बढ़िया लग रहे हैं, वो ये यही ग्राफ था। राहुल जी, समझ में आया? ये एक एक लाइन ये आपका चेक कर रहा है कि बेस्ट लाइन क्या हो सकता है। और हम जो तुरंत कॉल कर देते हैं ना फ्रॉम sklearn, लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन को कॉल कर देते हैं और वो अपने आप मुझे M और C दे देता है। तो वो बैकएंड में इतना काम करता है M और C देने के लिए। अब हमारा फंक्शन भी क्या करता है, M और C लास्ट का हमें दे देता है, और इतना कुछ रन करने के बाद। क्लियर है? बताइए, इसमें कुछ पूछना है तो। हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया कि कॉस्ट फंक्शन मेरा कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मेरा कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जीरो के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये बढ़ता हुआ जाता तो गलत होता हमारा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका लर्निंग स्टेप छोटा हो, तो देखिए ये जो लाइन बड़े बड़े ले रहा है ना जंप, पहला लाइन यहाँ बनाया, दूसरा जंप यहाँ लिया, इसी को अगर आप बढ़ा देंगे 0.01 कर देंगे, ध्यान रखना कि आपको कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट भी कम होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से ये लर्निंग रेट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ इसका, ये फायदा होता है। लेकिन लर्निंग रेट इंक्रीज होने से कॉस्ट कम कहाँ हो रहा है? पहले 0.04 था, अब 0.4 है।
यस या नो भाई? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लूप आइट्रेशन को इंक्रीज करेंगे कि एक काम करो 10,000 बार इस कोड को ट्राई करो, ठीक है? यहाँ पर जब आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे लास्ट में एरर कम होना चाहिए, और कितना एरर कम हो गया? 0 अप्रोक्सीमेट 0, ठीक है? और यहाँ पर आपने चेक किया ये है उसके लर्निंग स्टेप्स, इतना कम। मतलब आप ये नहीं चाहते कोई भी लाइन स्किप हो जाए, हर एक लाइन को ट्राई करते हुए चलो कौन सा बेस्ट लाइन है। समझ में आया भाई? ये भी तो हो सकता था ना कि वो लाइन ये निकाल ले, वो लाइन ये ऐसे ट्राई कर ले, यही तो कर रहा है, ये काम हम मैनुअली कर रहे हैं और यही काम हमारा मॉडल कर रहा है। तो ध्यान रखना जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने ही ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है? एक्चुअल में मशीन लर्निंग के मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियंस ने, और ये सारे करने के बाद उन्होंने ट्राई किया कि भाई कौन से लाइन में एरर सबसे ज़्यादा कम आ रहा है, इसका मतलब वो वाला मेरा कौन सा लाइन होगा, बेस्ट लाइन होगा। समझे कि नहीं समझे? पूरा बैकएंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे काम कर रहा है? बताओ भाई। हाँ, अगर मॉड्यूल पैकेजेस डेवलप नहीं होते तो ये करना पड़ता आपको, ठीक है? अभी तो जस्ट ये ग्रेडियंट डिसेंट था, प्रॉपर लेवल पे काम करना होता फिर। इसलिए तो पाइथन की सुपरमेसी इतनी ज्यादा है, क्योंकि सब कुछ आपको मिल जाता है, स्पून फीडिंग होती है। आपको मॉड्यूल पैकेजेस बना बनाया मिलता है, आप बस उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं और रन कर देते हैं, सब कुछ एमसी सामने में आ जाता है, राइट? अदरवाइज ये काम करना। बताओ भाई, राहुल जी कुछ पूछना है? बताओ। नहीं सर, क्लियर है, आ रहा क्लियर? था। हाँ बताओ। इस तरीके से आपका बैकएंड एल्गोरिदम काम करता है। अब रेंज कितना होगा, कितने रेंज में कितनी जल्दी उसे मिल जाएगा, ये सब हमारा मशीन लर्निंग खुद आइडेंटिफाई करता है। हाँ, अभी तक हम इसे रेंज दे रहे हैं, 10,000 बार ट्राई करो, रैंडम दे रहे हैं। हमने m की वैल्यू 0 दे दी, यहाँ से रैंडमली ट्राई करो, ठीक है? इसलिए देखिए जब दोनों 0 0 था तो लाइन कैसा बना, एकदम स्ट्रेट लाइन बनी 0 0, क्योंकि m भी नहीं है c भी नहीं है, तो कैसी लाइन बनेगी? एकदम डॉट बनेगा सिंपल, तो वो उस चीज को ये रिटर्न कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही ये सारे। अब यहाँ पर आप इसका ग्रेडियंट डिसेंट चेक करोगे तो देखो कितना इटरेशन रन किया आपने, 10,000। 10,000 पैरामीटर्स आपने चेक किए हैं, आपके पास 10,000 एम और सी आ चुके हैं अभी तक। उसमें से जो लास्ट एम और सी होगा वो क्या है, ये है कि जब m की वैल्यू 2.02 है और c की वैल्यू ये है, तो अब आप इसको यूज कर लीजिए बस, ये आपका आ गया कोड। क्या है आपका m इज इक्वल्स टू कितना है भाई? लास्ट टाइम अपने आप दे देगा ये मॉडल अपने आप। अच्छा, मैंने ग्लोबल नहीं बनाया, इसे भी मैं क्या बना लेता हूँ, m और c को भी मैं क्या बना लेता हूँ, ग्लोबल, m कॉमा c। अब ये मेरे पे तीनों आ जाएंगे, ठीक है? इसलिए जब AI पे पहुंचते हैं ना तो एक एक हफ्ता लग जाता है कोड रन करने में, क्योंकि आइट्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? ये बना आपका लाइन, लास्ट m और c क्या है 2.02 और यहाँ क्या है 2.92, ठीक है? मेरा ये है, ग्लोबल बनाने का फायदा यही होता है, सामने में आंसर आपके ये रहा c। अब आपको क्या प्रेडिक्ट करना है बताइए, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, और y आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब बताइए x क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि अगर वो 2 नंबर लाता है तो कुछ 7 उसे मिलता है, तो हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं 4 पे क्या मिलता है उसे। x की वैल्यू हमने क्या लिखी, 4। क्या बता रहा है 4 पे? 11 के आसपास, और एक्चुअल भी 4 पे क्या है हमारा, 11 के आसपास। क्यों भाई, बताओ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छा एल्गोरिथम। 5 के आसपास क्या है, 13, तो यहाँ पर 5 के आसपास क्या है, क्लोज टू 13, ठीक है? अब 5.5 हम पे तो डेटा नहीं है, लेकिन हमारा मॉडल हमें बताएगा 5.5 पे क्या है, 14, ठीक है भाई? ये फाइल आपको मैं भेज देता हूँ, और आई थिंक थोड़ा सा डिटेलिंग में समझ में आपको आया होगा। कोई कंफ्यूजन? नो। और कल हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिनोमियल एंसिन सेकंड एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक वाला, ठीक है?
ठीक है भाई, डन करते हैं।